जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 हमारा F4 का। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले MCQs की डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लोज हो जाएगा। आज इसको क्लोज करने के बाद चैप्टर 3 शुरू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में कोई सवाल, एक स्टूडेंट का सवाल था, सर ये कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। अच्छा, पहले बात तो ये है कि मुझे ये बताएं, ये कौन से टॉपिक पे हमने पढ़ा था कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस किसके पास होती है या किसकी होती है? जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती है। कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी दो पार्टीज होती है? शाबाश, बताइए शाबाश। ऑफरर एंड एक्सेप्टर, ऐसा ही है ना? ऑफरर एंड एक्सेप्टर। ऑफरी जो बाद में एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर बन जाता है। क्या ऐसे हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पार्टी आए? हाँ बिल्कुल, थर्ड पार्टी आ सकती है। वो कौन सी सिचुएशन है? यानी जनरल रूल हमारा ये है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के पास है। लेकिन एक्सेप्शन इसकी क्या है कि थर्ड पार्टी भी आ सकती है। वो थर्ड पार्टी एक्सेप्शन बता दे शाबाश। एजेंसी रिलेशनशिप में अगर कोई एजेंट हो किसी का तो बताएं क्या वो थर्ड पार्टी नहीं है? वो थर्ड पार्टी। इसके एग्जांपल दे सकते हैं एजेंसी रिलेशनशिप में? शाबाश। प्रॉपर्टी डीलर्स, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं ये एजेंसी रिलेशनशिप में है, बिल्कुल ठीक है, एजेंट होते हैं। ब्रोकर जो होते हैं ये एजेंट, बिल्कुल एजेंट होते हैं वो। कंपनी में क्या डायरेक्टर एजेंट होते हैं? मैनेजर होते हैं। अच्छा, कंपनी किन लोगों की होती है? शेयर। डायरेक्टर कौन होते हैं? नहीं, तो एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव में क्या फर्क है? एक शेयर होल्डर होते हैं, दूसरे शेयर होल्डर नहीं होते। कंपनी से बाहर बिल्कुल रिलेटेड नहीं होते ना, उनको हायर तो करते हैं। एक होती है जो कि कंपनी की शेयर होल्डर होते हैं ना, इनकी स्टेक है उसके अंदर, बिजनेस के अंदर। और दूसरे होते हैं जो कंप्लीटली आउट ऑफ द बिजनेस होते हैं और वो सैलरी बेस्ड होते हैं। तो ये इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर सैलरी बेस्ड नहीं होते? उनको क्या प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा? ये गलत है। ये गलत डेफिनेशन है। शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स ये अलग अलग होते हैं। शेयर होल्डर खुद तो बिजनेस नहीं चला सकते, जो बिजनेस को रन करते हैं वो लोग डायरेक्टर होते हैं। किसके बिहाफ पे चला रहे होते हैं? हाँ, हर वो काम जो आप किसी के बिहाफ पे कर रहे होते हो तो इसका मतलब आप क्या कहलाते हो? एजेंट कहलाते हो। बताइए साहब, इस पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट होते हैं कि नहीं? वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं। वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, ठीक है। तो एजेंसी रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी, जो भी पर्सन्स किसी के बिहाफ पे काम कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। ये सारे एजेंट के डेफिनेशन, वो सॉरी एग्जांपल थी। एजेंट थर्ड पार्टी है या नहीं? यस। क्या यहां पे थर्ड पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? हम ये पूरा एक्ट पढ़ेंगे, एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंसी का लॉ पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यही होगा चैप्टर 3 के बाद। ओके, और बताएं शाबाश, और क्या एक्सेप्शन थी? और क्या एक्सेप्शन थी? देख के बताएंगे। ये हाल है हमारा, याद नहीं किया। ये तो दूसरा पॉइंट बता दिया, पहला पॉइंट बताया ना। इसका मतलब 1999 आपने याद नहीं करना। ये एक्ट था जिसमें क्या होता है, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप चाहें तो क्या किसी थर्ड पार्टी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। आप किसी थर्ड पार्टी को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल, हाँ, इंश्योरेंस की इसकी एग्जांपल है। इसकी क्लासिक एग्जांपल क्या है? इंश्योरेंस है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो जिस बंदे की लाइफ इंश्योरेंस होती है, क्या वो लाइफ इंश्योरेंस खुद एंजॉय करता है? उसके जो रिप्रेजेंटेटिव, जो सक्सेसर होते हैं वही आते हैं, उसी उसको एंजॉय करते हैं। यानी डेथ पे क्या वो पैसे इस बंदे को मिलते हैं जिसकी डेथ हुई हुई? फिर हाँ, उसके घर वालों को मिलेंगे। तो बताइए शाबाश, घर वालों का तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो उसका था, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो वो बंदा है जो मर गया, लेकिन पैसे थर्ड पार्टी को, यानी इनके इसके घर वालों को मिल रहे। तो यहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं?
बिल्कुल ठीक। और तीसरा पॉइंट हमारा कोलैटरल एग्रीमेंट या कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल कहते हैं एडिशनल, साथ में जुड़ा हुआ, साथ में जुड़ा हुआ। यानी मैं इसकी एग्जांपल दूंगा पहले कोलैटरल की, लफ्ज कोलैटरल की एग्जांपल दूंगा। मैं ताहा भाई के साथ कॉन्टैक्ट करता हूं कि ताहा भाई मुझे घर बना के दें, मुझे क्या करें, घर बना के दें। ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपको घर बना देता हूं। लेकिन सर आप मिस्टर बिलाल से कहिएगा कि मुझे घर के लिए जितना भी रिसोर्सेस चाहिए वो सारे क्या करें, प्रोवाइड कर दें। ये जो बिलाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात की समझ नहीं है ना? ये ताहा भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या है, मेन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये कहलाता है मेन कॉन्ट्रैक्ट। मैं कहा बिलाल भाई, ताहा भाई आप मुझे घर बना के दें। ये घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा सर मैं घर तो बना दूं पर मेरे पास तो चीजें नहीं है, मेरे पास तो सारे रिसोर्सेज नहीं है, ईंटें चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, बहुत सारी चीजें और भी चाहिए। मैंने कहा अच्छा फिर उसका क्या करना? कहते सर मिस्टर बिलाल ये चीजें प्रोवाइड करता है, वो सप्लायर है, क्यों ना हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, बताएं ये चीजें किसको देगा? ताहा भाई को। बताएं शाबाश, एक कॉन्ट्रैक्ट ये था और एक कॉन्ट्रैक्ट ये भी है कि नहीं? ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है और ये साइड बाय साइड। शाबाश बिल्कुल ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है, ये कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तब ये हो सकता है। आपको जो मिलेगा आपने आगे रेफर कर दिया, वो आपको देगा। नहीं आगे देखें, आगे हमने रेफर नहीं किया, हमने रेफर नहीं किया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। ऐसे है कि नहीं? किसी दूसरे पर्सन को ट्रैक करके अपना जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं। जैसे आप अम्मा से कहें अम्मा आज अच्छा खाना बना दें, आज मौसम अच्छा है तो जरा अच्छा सा खाना हो तो आज मजा ही आ जाए। अम्मा कहती हैं सामान नहीं है घर पे, अगर आपके अब्बा सामान ले आते हैं तो फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकती हूं। इसका मतलब यह है कि ये मेन कॉन्ट्रैक्ट, खाना बनेगा ये तब का पूरा होगा जब चीजें आएंगी, जब चीजें आएंगी। इसका मतलब चीजों का आना इज अ कोलैटरल, इज अ कोलैटरल टू मेन कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आ गई? बताएं शाबाश। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो इस बंदे के साथ है, तो हम इसको क्यों कर रहे हैं कि आप भी पूरा करो? थर्ड पार्टी आई कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में? थर्ड पार्टी आ गई। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो अकाउंटिंग में लफ्ज कोलैटरल सुना है वो सुने, इसका मतलब क्या था? आपसे आपने बैंक से लोन लिया, लोन लिया, बताएं बैंक को लोन वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। शाबाश, लोन विद प्लस इंटरेस्ट, लोन विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन बैंक आपसे कहता है कि मैं ये आपको लोन कब दूंगा जब आप क्या करोगे, एज अ सिक्योरिटी मेरे पास कुछ रखवाओगे, मेरे पास कोलैटरल, इसको कहा जाता है कोलैटरल रखवाओगे, मेरे पास कुछ गिरवी रखवाओगे। ये लोन कब मिलेगा? ये मेन कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? मेन कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब सिक्योरिटी वो रखवाएंगे। सिक्योरिटी रखवाना क्या है? कोलैटरल। ये कोलैटरल है। वैसे बताएं शाबाश, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा? जब कोलैटरल उसके पास रखवाएंगे। अगर कोलैटरल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बताएं कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी आई कि नहीं? कहां से आ गई? कहां से आ गई? कहां से आ गई? देखा, हम तो कॉन्ट्रैक्ट मेन हाँ, मेन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए ये जरूरी है, तो इसको कहा जाता है। अब बात समझ आई? कोई और सवाल? नो सवाल? जान के मान पाऊं तो कर दूं? ओके। चले फिर
बताएं फिर। What is an offer according to contract law? Beta, show willingness to do or not to do something. ये क्यों गलत है? Exchange of promises, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस क्या है? compensation, consideration. कंसिडरेशन नहीं है, दिस भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। ये एक्सेप्टेंस है, शाबाश। एक्सेप्टेंस प्लस कॉन्सिडरेशन, यानी ये एग्रीमेंट है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस इज एन एग्रीमेंट। क्योंकि यस सर, यस सर, क्योंकि एग्रीमेंट कैसे होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये किसके बराबर है? ये प्रॉमिस के बराबर है, शाबाश। ये बराबर है प्रॉमिस के। और अगर मैं प्रॉमिस इसमें कंसीडरेशन ऐड करूं, जिसको क्या नाम दिया आपने? अनदर प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। तो बताएं शाबाश, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस है कि नहीं? कि मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, आप भी अपना वादा पूरा कीजिएगा। तो दोनों प्रोमिसेस हो तो इट कॉन्स्टिट्यूट एग्रीमेंट। इनफोर्सेबल एग्रीमेंट बाय लॉ, ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक सेकंड कोई इनफोर्सेबल एग्रीमेंट बाय लॉ। देखिए, आप स्टूडेंट है ना, आप तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पिक करेंगे और चलो भाई आगे। मैं करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढता। मैं जब पढ़ता हूं तो मैं करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढता। करेक्ट ऑप्शन ढूंढना आसान है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि बाकी ऑप्शन क्यों गलत है। बाकी क्यों गलत है? बाकी भी तो सही हो सकते थे। बाकी भी तो, हाँ बताइए शाबाश। इनफोर्सेबल एग्रीमेंट बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल ठीक, शाबाश। अबाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस, ये भी कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन है। ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन है, ये एग्रीमेंट के डेफिनेशन है, ये है ऑफर के डेफिनेशन। बात समझ आई? नोट तो नहीं करेंगे? नो नो। David offers to sell his mobile phone to William for rupees 15,000. Williams accept the offer by replying clearly, I agree. What does this acceptance result in? प्रॉमिस, क्योंकि देखिए ये एक्सेप्टेंस है ना, पहले ऑफर दिया एक्सेप्टेंस तो प्रॉमिस होता Offer plus acceptance equals to है प्रॉमिस। contract क्यों नहीं? क्योंकि ये इसमें कंसीडरेशन इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। Enforceable by law नहीं है। ये कंसीडरेशन भी नहीं है इसमें। अभी सर इसने कॉन्सिडरेशन की बात नहीं की, अभी सिर्फ ये इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, आगे बात हो सकती थी, आगे बात हो सकती थी। Which of the following agreement is enforceable by law? Which of the following agreements is enforceable by law? चार्ली करेक्ट है। अल्फा क्यों नहीं? इलीगल एग्रीमेंट्स enforceable by law नहीं होते। नो सर, अच्छा, enforceable by law से कौन से एग्रीमेंट होते हैं? सर मुझे ये नहीं पता कौन से होते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कौन से नहीं होते। वो कौन से नहीं होते? इलीगल नहीं होते, शाबाश। डोमेस्टिक या फैमिली मेंबर जिसमें मालूम वो नहीं होते, और इम्पॉसिबल नहीं होते। इसके अलावा सारे होते हैं, इसके अलावा सारे इधर फॉल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको कॉन्सेप्ट भी याद है, कॉन्सेप्ट सीधा तरीका भी आपको याद है, और आपको उल्टा तरीका भी आना चाहिए। मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में वो दोनों तरीके होंगे। सीधे तरीके से चलना भी सिखाऊंगा। जब बच्चे को सीधा चलना सिखाया जाता है तो क्या बाद में वालिदैन उसको उल्टा चलना सिखाते हैं? क्या उल्टा चल के दिखाओ? वो खुद चलता है ना उल्टा। आपने बचपन में जो है वो उल्टे चले होंगे। आपको सीधे चलना सिखाया जाता है, मैं आपको सीधे चलना सिखाऊंगा। उल्टी चाल आपने खुद सीखनी है। वो कैसे सर? वो ऐसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अब मुझे भूल गया कि ये कौन से एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर मैं वन बाय वन एक एक ऑप्शन को स्टडी करूंगा और उसको एलिमिनेट करना शुरू करूंगा। बचपन में आपने अगर गेम्स खेली है ना, तो एक गेम ये है कि आप आगे निकलो, और दूसरा ये कि आप दूसरों को एलिमिनेट करना शुरू करो। बॉक्सिंग रिंग में क्या होता है? बॉक्सिंग रिंग में क्या होता है? बॉक्सिंग रिंग में क्या होता है? एलिमिनेट। बॉक्सर एलिमिनेट करते हैं एक दूसरे को, एलिमिनेट करते हैं। तो उसमें 8-10 के अखाड़े में अगर 8-10 लोग हैं तो 8-10 तो विनर नहीं बनेंगे, और ना वो भागने के कोई दौड़ है कि रिंग में जो है वो दौड़ेंगे, जो पहले डिग गया बस वो फारिग, और आखिर तक जो डटा रहा खड़ा रहा।
इसमें होता क्या है कि एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं। तो आपने एलिमिनेशन शुरू करनी है। इलीगल एग्रीमेंट्स, ये चूंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल है तो इसको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल आपको इलीगल का पता है, सर अगर मैं चर्च बेचूंगा या चर्च से कोई वादा करूंगा, जाके जज साहब के पास जाऊंगा, जज साहब पहले मुझे पकड़ेंगे, पहले तो तू आना इधर। एग्रीमेंट्स बिटवीन फैमिली मेंबर्स, मियां बीवी वाली एग्जांपल आपको याद है, ठीक है। डोमेस्टिक एग्जांपल आपको याद है, मियां बीवी वाली एग्जांपल आपको याद है। और अम्मा ने कहा था चॉकलेट गिफ्ट करेंगे वो, लेकिन अम्मा ने चॉकलेट गिफ्ट नहीं की, मैं नहीं जा सकता कोर्ट। विदाउट इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मैं पूरी लाइन पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे सीधा तरीका चलना आ गया ना, मुझे सीधा तरीका चलना आ गया। एग्रीमेंट टू परफॉर्म इम्पॉसिबल टास्क, इसकी एग्जांपल मुझे याद है। हाँ, उड़ के दिखाओ, उड़ के दिखाओ, आपको 5 लाख दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट किया, हमें सीधा तरीका चलना आ नहीं रहा था, तो फिर हमने कहा चलो उल्टा तरीका ही सही है। एग्रीमेंट क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज, कोई मुश्किल यहां तक? विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? All agreements are not. All agreements are contract, not contract। क्यों क्यों भाई? हो सकता है कि कोई वैलिड एग्रीमेंट तो हो, वैलिड एग्रीमेंट तो हो, बट वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो। जैसे कि देखने वाली आंख होनी चाहिए। जिसमें आपकी कार डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये वो इसमें फिट हो सकती है एग्जांपल? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि वो एग्रीमेंट तो हुआ है ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। इधर भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इधर भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इधर भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन भी है, ठीक है, लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज इनफॉर्मल, ऑलवेज इनफॉर्मल, मे बी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल किसे कहते हैं? ज़बानी कलामी हो जाए, रिटर्न में यूजुअली चीजें क्या होती है? फॉर्मल होती है। एग्रीमेंट्स आर इनफोर्सेबल बट कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट। क्यों रॉन्ग है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर इनफोर्सेबल, एग्रीमेंट्स में बी इनफोर्सेबल और मे नॉट बी। जैसे कि ये शाबाश, इलीगल एग्रीमेंट्स है, एग्रीमेंट्स तो है ना, लेकिन ये इनफोर्सेबल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन बेटा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। आसान सवाल है, टेस्ट में मुश्किल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन अ क्रॉस ऑफर? बेटा मैं तो ऐसे नहीं करता, मुझे पता है अल्फा क्यों नहीं है। स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर है, बिल्कुल ठीक है। चार्ली बताए? इनविटेशन है। और डेल्टा बताए? ये जनरल ऑफर है। तो बीटा में क्या कह रहे हो? आइडेंटिकल ऑफर्स मेड इंडिपेंडेंटली बाय टू पार्टीज विदाउट नॉलेज। और अगर दोनों को नॉलेज भी हो तो ये सर ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अगर दोनों को नॉलेज हो फिर वो ऑफर ही है। हाँ शाबाश, अभी भी स्टिल ऑफर है। हाँ, कोई एक्सेप्ट करना चाहे तो भी ठीक है, एक्सेप्ट करे। Which of the following is not considered invitation to offer? ऐसे ना ऐसे मैं मुझे तो ऐसे समझ ना आवे, Which of the following considered an invitation to offer? Goods display with price tag in a store, बताएं सब invitation to offer है। Advertisement of auction sales, a customer ordering, notice inviting tenders, tenders ये भी invitation to offer है। A customer ordering food from a restaurant menu, अगर सिंपल मेन्यू था देन इनविटेशन होता, लेकिन अब ये ऑर्डर कर रहे हैं तो ये इनविटेशन है। ये अगर मैं इसको छुपाता हूँ फूड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, बल्कि फूड इन रेस्टोरेंट मेनू, ये इनविटेशन है, लेकिन कस्टमर ने ऑर्डर कर रहा है यहाँ पे, तो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर इज व्हाट? एन ऑफर। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं बस इस चैप्टर को, अगला इससे भी आसान है। एन ऑफर विल ऑटोमेटिकली लैप्स
in all of the following circumstances except offer will automatically lapse in all of the circumstances except। देखिए इस तरह के MCQs है ना, जैसे मैंने अभी आपसे नॉट छुपाया था, तो आप नॉट के साथ ना पढ़े, आप सीधे तरीका सीखें, उल्टी चाल खुद आ जाएगी आपको। तो मैं एक्सेप्ट आपसे छुपा रहा हूं, आपने देखना है कि कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें ऑटोमेटिकली ऑफर रिवोक हो जाती है। ढूंढे वो सिचुएशन। डेथ ऑफ द ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर एक्सेप्टेंस यानी उसने अभी ऑफरी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उससे पहले ऑफरर की डेथ हो, सॉरी ऑफरी की डेथ हो गई एक्सेप्टेंस से पहले। हमने क्या पढ़ा? ऑफर की जैसे डेथ हो गई बिफोर एक्सेप्टेंस, ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स या रिवोक। शाबाश। ऑफर बिकमिंग इलीगल बिफोर एक्सेप्टेंस, थैंक्स शाबाश। आपने बताना है ये पॉइंट भी कौन सा है। एग्जैक्टली सब्सीक्वेंट इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर वाला एग्जांपल, ये वाला केस है, लेकिन ये है सब्सीक्वेंट इलीगलिटी, बिल्कुल ठीक है। डिले इन एक्सेप्टेंस बियॉन्ड रीजनेबल टाइम, डिले इन एक्सेप्टेंस बियॉन्ड, बल्कि पहले डेल्टा ना पढ़ लें। ऑफर कम्युनिकेटिंग कंडीशनल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। तो अल्फा भी नहीं है, बीटा भी नहीं है, डेल्टा भी नहीं है, कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होगा ही। अब हमें अल्लाह करे आपको सी समझना आए, अल्लाह करे आपको सी समझना, अल्लाह करे कोई ऐसे सवाल हो जो आपको समझ ना आए, उसकी एक स्टेटमेंट आपको समझ ना आए, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपको समझ आए, और आप कंफर्म हो 100% कि ये तीनों स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? वहां पे बैठ के रोएंगे आप रोएंगे, मुझे क्यों ये समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कि कौन सा ये। अल्लाह करे ऐसे हो कभी क्लास में हो, क्लास में, एग्जाम की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपसे गलती हो, ठीक है, फिर आपसे गलती हो, फिर क्या करेंगे हम? पूछेंगे नहीं, दाग तो अच्छे होते हैं, इसी तरह गलती अच्छी होती है, लेकिन क्लास में, एग्जाम में नहीं, ठीक है, एग्जाम में नहीं, मेहमानों के सामने नहीं, अपने घर वालों के सामने दाग अच्छे होते हैं। जी बताएं शाबाश। डिले इन एक्सेप्टेंस बियॉन्ड रीजनेबल टाइम, इसका मतलब क्या है? एक मुश्किल लफ्ज आ गया। टमाटर की टमाटर की 10 दिन की होती है और वो महीने बाद आ रहे हैं, तो वो अनरीजनेबल हो गया ना टाइम। तो लेकिन आईफोन के केस में एक्सेप्टेबल है ना, अगर आईफोन 3 महीने बाद भी है एक्सेप्ट कर सकते हो आप, तो लाप्स नहीं होगी। बियॉन्ड रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है? बाद रीजनेबल टाइम के बाद आप क्यों ऐसे करते हैं? आप क्यों ऐसे करते हैं? आप क्यों ये करते हैं? आप क्यों इसके बारे में सोचते हैं? आप इसके बारे में क्यों सोचते हैं? आप ये क्यों नहीं देख रहे कि एक्सेप्टेंस में डिले, एक्सेप्टेंस तो है ना, चाहे डिले ही क्यों ना है, एक्सेप्टेंस तो है ना। बताया मुझे उस वक्त ऑफर के पास दो ऑप्शंस नहीं होते, या तो इसको एक्सेप्ट करे या फिर इंसिस्ट करे। नहीं सर, वो स्पेसिफाइड मेथड नहीं होता है। हाँ स्पेसिफाइड मेथड हो, ये भी तो ठीक है, ये भी ठीक है। अब रीजनेबल टाइम चलेगा एक्सेप्टेंस का, तो उसके बाद कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कभी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो स्टूडेंट एक हफ्ते बाद है, हमने तो एक्सेप्ट किया ना उनको। नहीं मैं एक्सेप्ट कर लूं, आगे जिन्होंने ऑफर दी है वो ना एक्सेप्ट करें इसको, क्योंकि टाइम पास हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर लेयर्स पे कोई डिस्काउंट ऑफर चल रही है और मैं जाऊं ऑफर के बाद, तो वो मुझे नहीं देंगे। लेकिन एक्सेप्टेंस तो हो गई, इसका मतलब ये है कि आप भी राजी हैं और अगली पार्टी भी राजी है। नहीं अगली पार्टी नहीं राजी ना, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखें टाइम गुजर गया, वो ऑफर खत्म हो गई है, तो ऑफर खत्म हो गई, बाद में भी तो एक्सेप्टेंस हो सकती है। नहीं ऐसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त हमने ऑफर ही नहीं दी। नहीं ऑफर दी थी, ऑफर हो चुकी है, इसे देखें टमाटर के साथ रिलीज ना। एक मिनट जी, जिसने ऑफर दी है, अब उसका उसने जो स्पेसिफिक टाइम भी वो पास हो गया, तो वो ऑफर उसने खत्म कर दिया,
अब जा रही हूँ तो मैं कह रही हूँ मुझे ऑफर चाहिए, तो वो नहीं देंगे क्योंकि टाइम फिनिश हो गया इसका, स्पेसिफिक टाइम था। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेयर्स पे कोई डिस्काउंट लगाओगे केक पे, तो अभी वो बाद में कहेंगे टाइम पास हो गया है। ठीक है, मैं फिलहाल आपकी इस एग्जाम्पल को सही कंसीडर करता हूँ, लेकिन ये क्लास के बाद इस पर हम फिर बहस करेंगे। ऑनलाइन वाले मुझे बताएंगे, ठीक है। और अगर आपकी एग्जाम्पल करेक्ट हो गई, बल्कि मैं भी कल देखूंगा, इसकी अच्छी एग्जाम्पल ढूंढ के लाऊंगा, तो फिर मैं लेयर्स की एग्जाम्पल दिया ना, जी लेयर्स का मैं संडे खिलाऊंगा आपको। ओके, नहीं संडे नहीं, मैं आपका केक फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। अब आप कहें सर नूरजहां की आवाज़ में कमीज तेरी काली भी सुना दें, चल ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। चले आगे चले। अभी तक देखें हमने क्या डिसाइड किया कि ऑप्शन अल्फा बीटा एंड डेल्टा ये तीनों गलत है, ये तीनों ये 100% गलत है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपसे कहता हूं, आपसे गुजारिश है किसी ऑप्शन को टिक करें आप कि ये ठीक है। सही कॉन्सेप्ट हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन जिसमें कंफ्यूजन है वो बाद में भी ठीक कर सकते हैं। शाबाश। नेक्स्ट बताएं। इफ एन एक्सेप्टेंस इंपोजेस न्यू कंडीशंस, एक्सेप्टेंस इंपोजेस न्यू कंडीशंस, काउंटर ऑफर है ये, रिवोकेशन नहीं है, काउंटर ऑफर है। इन विच सिचुएशन डज साइलेंस कॉन्स्टिट्यूट, साइलेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्शन। ये क्या बात कर रहे हो भाई, ये क्या बात की आपने। अगर ऐसे कोई सवाल आए तो फिर क्या करें, फिर हम क्या करें, सीधा ऐसे करो कि हमने तो पढ़ा था साइलेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। आप स्क्रीन उठाओ और अच्छा इसकी एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन बताएं यार। हर जगह पे बीटा ऑप्शन, बस आप बगैर देखे कहते थे बीटा ऑप्शन। अच्छा ये बताएं अल्फा क्यों गलत है। एक्सप्रेस आप कैसे करते हो, आप ऑरल और रिटन एक्सप्रेस करते हो। उसने क्या एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स, उसने चुप नहीं रहना, उसने कहा चुप नहीं रहना। व्हेन साइलेंस इज यूज्ड, साइलेंस इज यूज्ड अनइंटेंशनली, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने। When the offerer waits indefinitely for response, यानी क़यामत तक जो हम इंतजार करते रहेंगे उसका, नहीं। When past dealing imply acceptance by silence, शाबाश। John offers to sell his guitar to Emily for 500 pound. Emily replies, I will buy it if you also include the guitar stand. Emily replies represents, क्यों, उसने कंडीशन साथ लगाई है। अच्छा इस तरह के सवालों में अगर आपको इफ नजर आया ना तो ये काउंटर ऑफर हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी, या तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस होगी, और आपको पता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज अ काउंटर ऑफर, पता है ना ये आपको। मैं अगर काउंटर ऑफर की जगह पे लिखूं कंडीशनल एक्सेप्टेंस, तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस ठीक होगा ना। मिस्टर एम सेंड्स अ लेटर एक्सेप्टिंग सारा's ऑफर टू सेल हर bicycle for 120 pound. According to the postal rule, M's acceptance is effective against Sarah, the offerer, when आई विश कि आप मुझे स्टेटमेंट पढ़ के बताएं ये केस कौन सा है। एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर या ऑफरी, अगेंस्ट ऑफरर या ऑफरी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एज अगेंस्ट, पॉज कीजिएगा जी, बताएं फिर। ऑफर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ऑफरी पहुंचने से पहले कैंसिल कर दिए,
अगर जो जिसने एक्सेप्ट करे उसने पोस्टल भेज दी है तो वो अगेंस्ट ऑफर इफेक्टिव होगा, क्या वो अपनी जो ऑफर को कैंसिल आउट नहीं कर सकता? अगर वो पोस्टल को रिसीव हो गया ऑफर को, देन जो एक्सेप्टर है उसको अपनी एक्सेप्टेंस को रेवोकेट नहीं कर सकता। रूल आपको पता है माशाल्लाह। अब रूल पता है तो मुझे ये भी बता दें। लॉक करें जी। कोई डिविएटेड आंसर, डिफरेंट आंसर? शाबाश। सोचे ना, पार्टीज देखें। पोस्ट किया ना, जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया तो भी एक्सेप्ट हो गया। माइकल ने लेटर पोस्ट कर दिया तो जस्ट इफेक्टिव हो हमने गया। क्वेश्चन में पूछा कि अफेक्टिव अगेंस्ट सारा जो ऑफर है, तो जो हम पोस्ट कर देंगे वो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव हो कि वो अपनी डील को कैंसिल कर सकते ऑफर को, सारा कैंसिल भी कर सकते जो सारा ऑफर कैंसिल है कर देते हैं ना, सारा ऑफर कौन है? सारा। ये कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि ऑफर हम माइकल ने आखिर में लिखा हुआ है, एग्जाम में तो नहीं लिखा होगा, एग्जाम में तो नहीं लिखा होगा। इधर से मुझे बताएं। माइकल ने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा। माइकल्स ने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा, इसका मतलब यह है कि माइकल एक्सेप्ट कर रहा है, मींस कि ये ऑफर री है जो एक्सेप्ट कर रहा है। ऑफर री होगा तो एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो मैं यहां पे लिख कर रहा हूं एस एम। एस बोले तो सारा, एम बोले तो माइकल। सारा ने क्या क्या होगा? ऑफर दी होगी। अब माइकल ने क्या किया? एक्सेप्ट किया एंड पोस्ट एक्सेप्टेंस लेटर। माइकल का एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करना, यह क्या इंडिकेट करता है कि माइकल ने इस ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट किया। बताएं शाबाश। अब ये एक्सेप्टेंस होगी, क्या सारा अपनी ऑफर को रिवोक कर सकती है? क्या ऑफर को खत्म कर सकती? सारा क्या कर सकती है रिवोक? नहीं। क्या विड्रॉ कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके अगेंस्ट बाइंडिंग है? ऑफरर के अगेंस्ट। ऑफरर के अगेंस्ट। तो वो यही पूछ रहा है कि माइकल का ये एक्ट इज इफेक्टिव अगेंस्ट सारा। कब? व्हेन माइकल राइट्स द लेटर, व्हेन सारा रिसीव्स द लेटर। अच्छा, फिर ये बताएं, अगर ये एक्सेप्टेंस लेटर सारा को रिसीव हो जाए फिर क्या होगा? तो ये अफेक्टिव अगेंस्ट होगा। माइकल का इफेक्टिव हो गया। अब ये क्या हो गया? इसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव हो गया। मींस कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि कोई भी पार्टी इसको खत्म। तो माइकल पोस्ट द लेटर। जैसे उसने पोस्ट किया, व्हेन सारा रीड्स द लेटर या रिसीव्स द लेटर, ये दोनों। नेक्स्ट चले आगे। जी सर। Which of the following is an essential elements of a valid contract? बताइए शाबाश। Which of the following as an essential elements of a valid contract? Free consent बिल्कुल ठीक है। Lawful object बिल्कुल ठीक है। Capacity of parties बिल्कुल ठीक है। म्यूचुअल अफेक्शन नहीं। म्यूचुअल अफेक्शन किसे कहते हैं? प्यार। म्यूचुअल बात अफेक्शन किसे कहते हैं? अफेक्शन प्यार। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और ये किन रिलेशनशिप में होता है? पार्टनरशिप। जो ब्लड रिलेशन है शाबाश, जैसे सिस्टर एंड ब्रदर। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। विच आर द फॉलोइंग? अच्छा, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या हुआ? क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते वो? हाँ, वो लीगली, हाँ शाबाश, यानी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती हमारी। बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? माइनर एजेड 16, अ पर्सन इंटॉक्सिकेटेड जिसका दिमागी, तो एडल्ट ऑफ साउंड माइंड। इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जी, यस यस, आप क्या बन सकते हो? डायरेक्टर बन सकते हो। डायरेक्टर बन सकते हो। हम क्या पढ़ रहे हैं?
कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं हम। इसका मतलब बीइंग अ डायरेक्टर भी आप 16 साल की उम्र में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, शायद हो, शायद डायरेक्टर बनने के लिए 16 साल उम्र हो, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं कंपनी लॉ में पढ़ाऊंगा। लेकिन 16 साल अगर आप हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे टेस्ट में इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे कि इजीली समझ आ रहे हैं। ये इस वजह से समझ आ रहे हैं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे मुश्किल आ रही है मैं बता रहा हूं। कल का जो टेस्ट आएगा वो मैं थोड़ा सा उसका लेवल एडवांस रखूंगा, थोड़ा सा लेवल एडवांस रखूंगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर कोई मुश्किल स्टेटमेंट आए तो फिर आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज जनरली presumed in कमर्शियल एग्रीमेंट, चाहे शाबाश, एग्रीमेंट बिटवीन क्लोज फैमिली मेंबर्स नहीं, सोशल नहीं, डोमेस्टिक भी नहीं, तो फिर शाबाश। अच्छा, बगैर नीचे ऑप्शंस पढ़े 15 बताए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग टू बी लीगल इन्फोर्सेबल। प्रॉपर्टी अपने दो गिफ्ट भी हो सकते एग्जांपल, और इसकी प्रॉपर्टी हाँ, जो स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट बाय डीड हो, बताएं शाबाश, सब इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा? ओरल एग्रीमेंट टू शेयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मोबाइल फोन्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, शाबाश। Which of the following circumstances would rebut or reverse the presumption that a domestic agreement does not have legal intent? सी ऑप्शन, अल्फा क्यों नहीं? ओरल है ना, बिटवीन सिबलिंग, सिबलिंग नहीं, बिटवीन फ्रेंड्स नहीं, पेरेंट्स एंड चाइल्ड नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। रिटन एग्रीमेंट बिटवीन फैमिली मेंबर्स, क्लियरली स्टेटिंग Mr. G and his daughter H casually agree that H will pay £50 monthly towards household bills. Which of the following statement correctly implies under UK law? सी, सी ऑप्शन, क्यों? फादर की है ना, Between फादर close family members. शाबाश। Karen John Mac make an oral agreement. It explicitly states subject to contract. Make oral agreement and expressly state subject to contract. What is the legal effect of this phrase under UK law? जी, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट? जिसमें आप फेज में आ जाते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने के फेज में आते हैं, नेगोशिएशन में होते हैं। प्रोविजनल फेज में होते हैं, शाबाश आप, प्रोविजनल स्टेज में। अभी अभी कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ ना? तय, शाबाश। एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल इमीडिएटली, ये भी नहीं है। इट क्लियरली एस्टेब्लिश द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन कैसे कहते हैं? इमोशनल होता है ना, क्या ऑफर्स, चलें बाकी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। डेल्टा पढ़े, द एग्रीमेंट बिकम्स ऑटोमेटिकली वॉइड, ये तो है ही नहीं। सी चार्ली, द एग्रीमेंट इज नॉट लीगली बाइंडिंग unless a further formal contract is made. जब तक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब तक ये एग्रीमेंट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। मींस एग्रीमेंट इज नॉट लीगली बाइंडिंग मींस कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ जब तक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ना हो। बीटा कह रहा है इट क्लियरली एस्टेब्लिश, ये क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं ना। क्या ये इसका मतलब है? क्या सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये था कि डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? प्रोविजनल फेज है, शाबाश। प्रोविजनल फेज देखे ढूंढे, कहां लिखा हुआ है? चार्ली में कहा नजर आया? The agreement is
unless a further formal contract is made. जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता तब तक किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, कोई पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आज समझ आ गई? यस हमसे क्यों सर इसमें आप कंफ्यूज हो गए? थोड़ी सी इंग्लिश मुश्किल थी इस वजह से। Which of the following is an example of an implied contract? Implied contract की एग्जाम्पल बताएं। बीटा Implied contract, implied कौन से होते हैं? जो बाय कंडक्ट और बाय पास By action हो, शाबाश। Ali verbally agrees to sell his car to Aslam. Verbally means orally express है ये। Signing a lease agreement, ये हम हमेशा क्या होते हैं? रिटन होते हैं, शाबाश। Offering a reward for finding lost goods, offering a rewards, दोनों के वो ऑफर और भी वो बाय वो परफॉर्मेंस है कि अगर कोई करेगा वो परफॉर्म करेगा देन हम देंगे। शाबाश, बिल्कुल। ये या तो ओरल होगा या फिर अखबार में इश्तिहार दिया होगा तो वो रिटन हो गया ना। ऑर्डरिंग फूड इन रेस्टोरेंट, ये भी ओरल है, तो फिर आखिरी भी ओरल, तो फिर तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, फिर तो ऑप्शन ही कोई नहीं है इसमें, फिर ढूंढे कोई ऑप्शन। सर बीटा में वो भी है, वर्बली रिटन भी है और साथ को परफॉर्म कर रहे हैं ना। हाँ बेटा में तो लीज एग्रीमेंट जितने भी होते हैं वो तो रिटन होते हैं। रिटन होते हैं लेकिन साथ को परफॉर्म तो करे, साइन करे। नहीं सही, ठीक है डेल्टा मुझे लगा है डेल्टा इज मोर सुटेबल। डेल्टा ऑर्डरिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट, ऑर्डरिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट। भाई ये पिज्जा खाऊंगा मैं, भाई ये वाला पिज्जा ना जिसमें ये चिकन की बोटियां ज्यादा है, ऐसे ज्यादा एक्स्ट्रा टॉपिंग के साथ मुझे भेज देना, ये वाला पिज्जा। व्हाट इज इट? हाँ सब सब उसे बता रहे हैं, जब तक बताएंगे नहीं कि आपकी शक्ल देख के, आपकी भूख देख के वो कहेगा अच्छा इसको खाना खिला दो। फिर इसका मतलब चार्ली नहीं है। डेल्टा देखें, ऑफरिंग रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग लॉस्ट गुड्स। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है कि अगली पार्टी ने कुछ भी लिखा नहीं, अगली पार्टी ने कुछ बोली नहीं, लेकिन उसने एक्ट को परफॉर्म किया। बताएं लॉस्ट गुड के केस में ऑफरिंग रिवॉर्ड, क्या ये जनरल ऑफर नहीं है? जनरल ऑफर में अगली पार्टी जो है क्या उसको वैसे एक्सेप्ट नहीं करती? क्या उसको पता ही नहीं होता है? नॉलेज तो है, लेकिन उसने क्या ये क्या यस मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो एक्ट परफॉर्म करता है, वो एक्ट इम्प्लाइडली कोई एक्ट परफॉर्म करता है, ऐसे ही है ना? या वो पहले एक आता है, हाँ ठीक है मुझे भी मंजूर है, मुझे भी मंजूर है, मुझे भी मंजूर है। नहीं कि जिसने भी एक्ट कर लिया तो ये इम्प्लाइड एक्ट होता है, ठीक है? This type of contract is initially valid but becomes unenforceable later due to illegality or impossibility. Void contract, void agreement तो नहीं, void agreement तो from the start या beginning ही void होते हैं, शाबाश। A contract where one party has already fulfilled its obligation while the other party's obligation are still outstanding. unilateral contract और exe तो कौन सा करेंगे? I think unilateral is best option. शाबाश। A contract labeled subject to contract indicates that जी एग्जैक्टली ठीक है। Abdullah signed an agreement to import certain goods. Later, those goods become illegal to import due to. What is the legal status of Abdullah's contract now? Voidable
और void, voidable या void? void void कैसे? इनिशियली वो इनफोर्सेबल था लेकिन सब्सीक्वेंट इलीगलिटी आ गई, सब्सीक्वेंट इलीगलिटी आ गई ना, तो बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो void contract. Son agreed to buy a laptop from Ahmed next month. Ahmed agreed to deliver it and receive payment upon delivery. Until next month, what type of contract is not considered as? Execute कैसे? दोनों पार्टीज ने अब अपने एक्ट को परफॉर्म नहीं किया। शाबाश, अगर दोनों ने करना हो तो ये एग्जीक्यूट 3 कॉन्ट्रैक्ट है। कितना सवाल है ये? 26. Which of the following correctly defines executed consideration? Executed consideration. Executed, completed, लिखा हुआ है ना? Which of the following is not an essential element of valid consideration? बीटा It must always be equal in value. Something in value या equal in value? Equal in value का मतलब यह है कि equal, inadequate नहीं, लेकिन consideration तो आपको पता है कि inadequate हो सकती है। In contract law, ये correct option बीटा है। In contract law, a voluntary act done without the desire of promises, without the desire of promise, हर contract के लिए consideration क्या होनी चाहिए? At the desire of promise ही होनी चाहिए। Under UK law, past consideration is generally past consideration तो invalid है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सारा promises to buy, sorry to pay Emily, if Emily engage जी, under UK law past consideration is generally considered, past consideration के बारे एग्जाम्पल बताएं शाबाश past consideration की। डूबने वाले को बचाया था आपने, बिल्कुल ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल, हाँ आग लगी थी दुकान में, 7 वाले की दुकान में आग लगी थी, आप बचाते हो, बाद में वो आपसे कहता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, बॉस ने पैसे नहीं दिए, आप जज साहब के पास गए, जज साहब कहते हैं पास्ट में ये काम किया होता है ना। तो कंसीडरेशन या तो ऑन द स्पॉट या बाद में डिसाइड होनी चाहिए। सारा प्रॉमिसेस टू फैमिली, if Emily managed to jump over a 10-story building, which essential element of valid consideration is missing here? Real and possible? क्यों ये impossible है? हाँ impossible है। नहीं वो लिख देना, वो 10 स्टोरी पेज पे लिखे उधर से जंप करे। अच्छा 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाए ना, कागज पे बनाए 10 स्टोरी बिल्डिंग, उधर से जंप करे, इधर रखे उधर नीचे जंप करे। डेविड क्लियरली प्रोमिसेस, मैं होता तो मैं 1000 पाउंड के लिए जरूर करता ये, इधर से जंप करके। दैट ही विल नॉट एनफोर्स अ डेट ऑफ ओड बाय रेन। अब दोबारा पढ़े। डेविड क्लियरली प्रोमिसेस रेन दैट ही विल नॉट एनफोर्स अ डेट ऑफ, ही विल नॉट एनफोर्स अ डेट ऑफ 500 पाउंड। बात समझ आ गई? Relying on David promise, Ryan significantly changes his financial arrangements. Later, David tries to enforce the debt. Which principle can Ryan use as a defense in this case? Promissory estoppel. Promissory estoppel क्या होते हैं? Sword या defense? Shield है या shield है?
Which of the following is not an exception to the privity of contract rule? Verbal without consideration without. Privity of contracts under English law generally implies that any person indirectly involved in a contract can enforce it. कोई भी आ सकता है. Any beneficiary can enforce. कोई भी आ सकता है. Contract always benefit third party directly. तो only the original parties to a contract can sue or be sued under it. ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है. सर हमें क्यों नजर नहीं आता? Mike buys an insurance policy from ABC Insurance Company, explicitly naming his wife. Sarah is the beneficiary. Under which law can Sarah enforce this policy directly against ABC Insurance? Contract. 1999. जी नहीं. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 19 नहीं. बीटा कहाँ लिखा हुआ? 1999 शाबाश, ये उसकी एग्जांपल है. 1999 की एग्जांपल है. लेकिन देखें 1999 बाद में आया कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पहले आया. ये क्या? नहीं, पॉलिसीज बदलती हैं, लॉ थोड़ी बदलता है. मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो 1999 है, ये तारीख ये जो साल है बाद में आता है. 1984 पहले आता है, तो वो एक्ट पहले आया होगा या ये एक्ट पहले आया होगा? इंश्योरेंस एक्ट पहले आया होगा ना. तो आप इसको इसके अंदर फॉल कर रहे हैं, यानी उसको इसके अंदर फॉल कर रहे हैं. पहले इंश्योरेंस का था कि होगा कि हम थर्ड पार्टी को क्लेम. एक सेकंड एक्सप्लेन के नारा जी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट ये एक्ट रिवाइज हुआ है. ये एक्ट रिवाइज हुआ है और कुछ नहीं है. ठीक है. हाँ जी, चलें शाबाश. इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म. अच्छा, आप इसको फिल करेंगे? आप इसको फिल करेंगे? आप खुद से लिखेंगे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, बीटा करेक्ट है, ये लिखे दूँ मैं आपको? तो क्या क्यों नहीं कल? तो कल क्यों करके क्यों नहीं आज करके आना था ना. ये तो टेस्ट से पहले टेस्ट की तैयारी करनी होती है. टेस्ट से पहले टेस्ट की तैयारी करनी होती है. टेस्ट के बाद थोड़ी करते हैं तैयारी. जी चलें, फिर आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर 3 नए जज्बे के साथ शुरू करेंगे. ठीक है. उसमें तो ये नहीं कहेंगे सर आज बस हो गई है. ठीक है, वैसे नहीं बस होती आपकी. अकाउंटिंग क्लास लेंगे, कोई बस नहीं होगी. खाना खाते हुए भी कुछ नहीं होता. बस आगे लॉ पढ़ने आते हैं तो बस हो जाती है. ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं. अस्सलाम वालेकुम.